एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, अक्सर उल्हासनगर में बिजली का किसी भी वक्त कभी भी गुल होना एक आम बात हो चुकी है। किसी भी वक्त कभी भी बिजली जब गुल हो जाती है तो अक्सर उल्हासनगर वासी, क्योंकि उल्हासनगर एक व्यापारिक शहर भी है, लोगों के धंधे, लोगों के उद्योग इस बिजली से प्रभावित होते हैं। कई बार उल्हासनगर की गृहिणियाँ, उल्हासनगर के व्यापारी, उल्हासनगर के नेताओं को गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकला है। इसी बात को लेकर आप काफ़ी सारे दर्शकों का हर दिन अग्निपथ पर काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स थे कि किसी बड़े अधिकारी से इस पूरे संदर्भ पर एक इंटरव्यू, एक साक्षात्कार होना चाहिए। आप सभी शहरवासियों की, आप सभी व्यापारियों की डिमांड को ध्यान पर रखते हुए आज हर दिन अग्निपथ ने एक साक्षात्कार लिया है कल्याण परिमंडल के मुख्य अभियंता चंद्रमणि मिश्रा जी से। चंद्रमणि मिश्रा जी ने काफ़ी खुलकर इस समस्या क्या है और उसका समाधान भी बहुत जल्द निकलने वाला है, क्या कहा है इस पूरे विषय पर मिश्रा जी ने। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। सबसे पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू नीरज जी। सर, पिछले काफ़ी समय से उल्हासनगर में जो एमएससीबी की लाइट के पोल्स हैं उनकी हालत काफ़ी खस्ता है। तो सर, उनको सुधारित करने के लिए क्या कुछ आपका प्रयोजन है, क्या कुछ आप सोच रहे हैं, उनका ज़रा हर दिन अग्निपथ के दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा होगा। इसमें नीरज जी कैसा है कि अगर शायद आपको जानकारी भी होगी, जो केंद्र सरकार की आरडीएसएस स्कीम चल रही है, इसमें दो पार्ट है मेनली। एक लॉस रिडक्शन का पार्ट है और एक सिस्टम इम्प्रूवमेंट का पार्ट है। तो लॉस रिडक्शन का पार्ट तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है और सिस्टम इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस में है गवर्नमेंट के पास। तो उल्लासनगर के लिए अगर मैं बोलूँ जो हमारा है, तो उल्लासनगर के लिए करीब 25 करोड़ का सैंक्शन है जो लॉस रिडक्शन में है जी। इसमें आपके मतलब कंडक्टर बदली करना, कंडक्टर ऑगमेंटेशन करना, पोल रिप्लेसमेंट, पिलर रिप्लेसमेंट, ये सारे इन्वॉल्व है, जिसके कारण लॉसेस कमी होते हैं जी। क्योंकि कैसा होता है, काफ़ी जगह अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल लॉस भी काफ़ी बढ़ गए। जो आप जैसे आपने बोला कि पुराने हैं सब कुछ, तो पुराने कंडक्टर केबल के कारण भी लॉस बढ़ते हैं, तो उसके कारण लॉस रिडक्शन हो जाएगा। एबी केबल वगैरह भी है, अगर चोरियाँ वगैरह होती है तो उसके लिए वो ऑलरेडी काम चालू है और एक्सपेक्टेड है कि अगले 5-6 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो नॉर्मल में अगर कुछ अचानक हमको दिखता है कि मतलब कई बार बारिश के मतलब सड़ गए रहते हैं, जो थोड़े पोल अंदर वगैरह रहते हैं, तो उस पर ध्यान अगर नहीं गया रहे, अगर उसमें भी कोई कंज्यूमर या कोई भी सूचित करता है, पत्रकार वगैरह सूचित करते हैं, तो वो भी हम लोग फिर रिप्लेस कर देते हैं इमीडिएटली, या उसका मफिंग करा के ले लेते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ बन जाए। मिश्रा जी, लाइट का शटडाउन होना अब काफ़ी बड़े पैमाने पे उल्हासनगर में, तो ये काफ़ी दिक्कतों का उल्हासनगर वासियों को सामना करना पड़ता है। तो ये आपके लिए भी चैलेंज है। उल्हासनगर वासी तो समझो वैसे ही भुगत रहे हैं उन सब बातों को लेकर। तो कैसे इस चैलेंज से कैसे निपटेंगे आप? क्या रणनीति होगी आपके पास कि कम से कम शटडाउन हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइट जो है वो कम बंद हो, उसके लिए क्या आपके पास रणनीति है? देखिए, अगर उल्लासनगर का आप देखेंगे तो मैक्सिमम सप्लाई टाटा खांबा वगैरह से आता है, जो नितोली वगैरह के इधर है, तो उसके कारण जो इनकमिंग सप्लाई भी है काफ़ी लेंथ वगैरह डिस्टेंस आती है। तो अभी आपको बता दो कि जो हमारा गायकवाड़ पाड़े में जो सब स्टेशन बनाने का था ट्रांसमिशन कंपनी का जी, तो वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। हमने उनको लैंड हैंडओवर भी कर दिया है, उन्होंने उसका टेंडरेशन भी फाइनल कर दिया है और उम्मीद है कि अगले 1 साल से 1.25 साल के अंदर वो सब स्टेशन कमीशन हो जाएगा ईएचपी का। जैसे जो हमारे उल्लासनगर 4 में है, वो एक कमीशन हो जाने के बाद क्या होता है सर कि मतलब सारी लेंथ कम हो जाती हैं, फीडर्स ज़्यादा हो जाएंगी। तो उसके कारण क्या है कि जैसे अभी समझिए मेरा एक इनकमर बंद होता है जी, तो उसके बाद अगर समझिए मेरे 25,000 ग्राहक हैं तो पूरे के पूरे बंद होते हैं। अब जब ये इनकमर 3-4 हो जाएंगे और आउटगोइंग भी मेरे छोटे छोटे हो जाएंगे, तो जैसे अगर 4 फीडर पे अगर मेरे 30,000 हैं तो 8 फीडर हो गए तो वो आधे आधे हो जाते हैं, तो अगर डिवाइड हो जाएगा तो इंटरप्शन भी होता है, तो फिर वो आधे लोग का ही होगा और वो शॉर्ट डिस्टेंस होने के कारण जल्दी पॉइंट आउट हो जाता है। सरकार ने हाल ही में एक घोषणा थी कि लाइट के जो बिल हैं वो कम किए जा रहे हैं, तो लोगों के काफ़ी सारे हमारे कमेंट बॉक्स में भी थे, लोग पूछ रहे थे कब से होगा। तो मिश्रा जी, कब से ये इम्प्लीमेंट होगा और कब से लाइट के बिल जो है कम आने शुरू हो जाएंगे? देखिए, इसमें 2 चीज़ है कि एक्चुअली ये होने वाला था 1 अप्रैल से,
जी। लेकिन कुछ जो मतलब पास ऑन होने थे वो थोड़े से हमने अपील किया था MERC को, तो काफ़ी कुछ हमारे हेड ऑफिस ने तो काफ़ी कुछ फाइनल होके अब वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो गया है जो नया टैरिफ है। इसमें देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट है, टैरिफ तो कम है लेकिन इसमें एक है कि अगर आपको आइडिया होगा कि जो हमारे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है उनको हम लोग टाइम ऑफ डे मीटर देते हैं, मतलब आप जिस टाइम पे यूज़ करते हैं उसके हिसाब से वो टैरिफ रहता है। राइट। तो जो नए टैरिफ में है उसमें हमने जो रेसिडेंशियल कंज्यूमर है, क्योंकि आज के डेट में भारत जो है वन ऑफ द लीडर बनने जा रहा है सोलर एनर्जी की तरफ, राइट। और उसमें महाराष्ट्र बहुत ही आगे है। हमारे CMD साहब ने जो मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना का किया हुआ प्रोग्राम वो इंडिया में सबसे बेस्ट है और वो वर्ल्ड में भी काफ़ी माना जा रहा है। तो उसमें जो है, और सोलर आपको भी पता है कि पूरे इंडिया में सोलर के कारण उस दिन में पावर, पहले एक ज़माना था कि जब रात को पावर सप्लाई सस्ती रहती थी जी, अब वो दिन में सस्ती हो गई है कंपेरेटिवली, जो पावर सोलर आने के कारण जी। तो इसके लिए जो रेसिडेंशियल लोग के लिए भी टैरिफ का TOD बेस कर दिया गया है, जो दिन में यूज़ करेंगे उनको दिन में उसके ऊपर रिबेट है, लेकिन इसके लिए उनको TOD मीटर लगवा के लेने पड़ेंगे हमसे, जो ऑलरेडी हम लगा रहे हैं काफ़ी जगह। और स्पेशली जैसे आप उल्लासनगर का जिक्र कर रहे हैं तो उल्लासनगर से भी हमको काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है, पब्लिक इसमें पॉजिटिव है काफ़ी। TOD मीटर के ऊपर आरोप भी काफ़ी लग रहे हैं कि बिल जंप हो गया आ रहा है, बिल पहले से ज़्यादा आ रहा है काफ़ी 3 की जगह। जैसे हम लोगों ने देखा कि आमदार कुमार एलानी ने भी ये बोला था कि काफ़ी जंप होके बिल आ रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच जंप होके आ रहे हैं बिल ये मीटर लगाने, TOD मीटर लगाने के बाद? नहीं सर, जंप होके नहीं आ रहे हैं। अगर आप उल्लासनगर में देखेंगे तो हमारे फॉल्टी मीटर्स काफ़ी ज़्यादा थे जी। तो फॉल्टी मीटर्स में कैसा होता है कि जो आपके पहले के एवरेज जा रहे थे उसी के हिसाब से हैं जी। तो धीरे जैसे कोई भी घर प्रगति करता है, जैसे जैसे जिसका मतलब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है तो उसका यूसेज भी वैसे ही बढ़ता है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे अगर समझिए पहले जिसके घर में 2 BHK फ्लैट है, पहले एक AC कॉमन में रखा था, आज वो अगर एफर्ट कर सकता है तो दोनों बेडरूम में भी लगा लेता है, लेकिन बिलिंग वैसे ही हो रही थी। मिश्रा जी, नहीं मैं यहीं पे आपको रोकना चाहूँगा। लोगों की जो दिमाग में एक बात है, जो कंज्यूमर्स हैं उनके दिमाग में एक सवाल है कि यूनिट तो उनके उतने ही आ रहे हैं या यूनिट जंप होके आ रहे हैं। तो पहले जो पुराना मीटर था उसमें यूनिट कम आ रहे थे, अब नए में यूनिट ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मीटर में कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है? नहीं सर, मीटर में गड़बड़ी नहीं होगी। अगर फिर भी ऐसा कोई केस है तो हम उसको साइड पे ही टेस्ट करने के लिए तैयार हैं, और चाहिए तो पैरेलल मीटर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपको एक बेनिफिट बता देता हूँ, जो ऐप है हमारा महाविद्युत ऐप है इसके लिए, नए मीटरों के लिए, उसमें वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उसके हिसाब से, OTP के हिसाब से। उसमें आप सर आपके हर घंटे का जितना कंजम्पशन है वो आप देख सकते हैं, आपकी करंट रीडिंग कितनी है वो देख सकते हैं। अच्छा, मीन्स अगर जैसे पहले होता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर हो या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर हो, भाई पिछले महीने रीडिंग थी 1000, अचानक 25,000 रीडिंग दिख रही है जी। तो अगर इस मीटर में ऐसा हुआ तो किस घंटे में वो रीडिंग बढ़ी है वो आपको दिखेगा। यानी ये जो TOD मीटर है वो हर, आपके बोलने का मतलब है हर घंटे की उसमें कंज्यूमर अपनी रीडिंग देख सकता है। हाँ। अगर उसे लगता है ज्यादा है तो वो उसके ऊपर बाद में कंट्रोल भी कर सकता है कि मुझे नेक्स्ट जो आवर है उसमें कंट्रोल करके चलना है। ठीक, अब आते हैं जैसे कि आप बात, पहले तो एक सवाल और है सर, जी सर, ये जो महाराष्ट्र सरकार ने टैरिफ कम किया है, जो रेट कम किए हैं बिजली के, वो दरों में कितनी रियायत दी गई है सर? एक यूनिट के हिसाब से अमूमन आप बता सकते हैं कि वो कितना होगा? सर उसका पूरा स्टडी तो मेरा नहीं हो पाया क्योंकि वो 2-3 दिन पहले ही आई है टैरिफ जी। बट लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट तभी होगा जब आप अगर डे टाइम में जो भी रहेगा वो TOD मीटर लगा के लेंगे। अच्छा, TOD मीटर के बाद ही ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है कंज्यूमर ले पाएगा। हाँ, क्योंकि सर कैसा है कि जो अभी मीटर है इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर, उसमें वो फैसिलिटी नहीं है कि वो हम वो टाइम स्लॉट का मेजरमेंट कर सकें, वो नए में है। सर अब आते हैं सोलर, जैसे आपने सोलार का जिक्र निकाला सर, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं सोलर जो एनर्जी है उसका बहुत बड़ा समझो आप ऐसा मान के चलिए प्रेमी हूँ जी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक अल्टरनेट है जी सोलर एनर्जी। तो सर सोलर, लेकिन हमारे पास तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है हमारे पास कि उतनी जन जागृति लोगों में है नहीं सोलर एनर्जी को लेके। तो क्या कहना चाहेंगे उपभोक्ताओं को आप कि कैसे सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और उसे प्रमोट करने के लिए क्या आपके पास स्कीम्स हैं? देखिए, इसका पेपर में तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं, लेकिन आपको इसका थोड़ा सा डिटेल्स भी बता देता हूँ। स्पेशली जो रेसिडेंशियल के लिए पहले बता देता हूँ मैं कि जो PM सूर्य घर है, जो हमारे माननीय पंतप्रधान जी ने उसका अनावरण किया था, और उसमें टारगेट है कि पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को रूफटॉप सोलर देना है। उसमें कैसे है कि 3 किलोवाट तक जो है सब्सिडी दी गई है। 3 किलोवाट जी, पहले 1 किलोवाट का जो लगाएगा उसको पहले 30,000 रुपये है, 2 किलोवाट लगाएगा तो 30 + 30 60 किलोवाट है,
3 किलोवाट लगाएंगे तो 60 प्लस 18, 30 किलोवाट के 18 मतलब आपको 78,000 की सब्सिडी मिलती है। आपका खर्चा आता है करीब करीब 1,60,000 1,70,000 और आपको उसमें 78,000 सब्सिडी मिल जाती है 3 किलोवाट पे। 1,60,000 3 किलोवाट पे जी जी खर्चा आता है खर्चा और आपको सब्सिडी उसमें 78,000 मिल जाती है। ओके तो मतलब बोले प्रैक्टिकली आधी तो सब्सिडी आपको मिल गई। जी इसमें कैसा है कि आप 3 किलोवाट लगाते हैं तो कोई भी नॉर्मल में आपका वो एक किलोवाट जो है 100 यूनिट जनरेट करता है। नॉर्मली अच्छी क्वालिटी का रहे तो 120 यूनिट तक जनरेट करते हैं, लेकिन अगर आप एवरेज भी 100 यूनिट पकड़े तो 300 यूनिट जनरेट करते हैं। तो 300 यूनिट जो है नॉर्मल फैमिली के लिए आप अगर मिडिल क्लास बोलेंगे तो काफ़ी है जी। तो इसमें कैसा है आपका दिन में भले दिन में जनरेशन होता है वो आप उस वक्त एक्सपोर्ट करते हैं हमको जी। एक्सपोर्ट करेंगे तो वो बैंकिंग होता है जी और जब शाम को आप हमसे लेंगे तो वही बैंक में से निकाल के आपको दिया जाता है। ये आप कह सकते हैं ये कंज्यूमर को वापस मिलेगा, उनकी चीज उनको वापस उनकी चीज़ मिलती है। तो उसके कारण क्या होता है कि समझिए आपने अगर महीने भर में टोटल जनरेशन जो किया है समझिए 300 यूनिट किया है, आपका यूज़ अगर 250 यूनिट ही है जी तो बाकी 50 यूनिट भी आपकी कैरी फॉरवर्ड होती है साल के एंड तक, नेक्स्ट मंथ फाइनेंशियल ईयर तक। जी मार्च अप्रैल में जाके उसका सेट ऑफ होता है। जी मतलब आपने जो बैंकिंग किया वो भी आपका कैरी फॉरवर्ड होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। जी तो ये बेनिफिट है। इसके कारण क्या है कि अगर आपका 300 के अंदर का है तो आपका 0 यूनिट कंजम्पशन हो जाएगा जी लेकिन अगर समझिए आपका कंजम्पशन ज़्यादा भी है तो आपका लोड सैंक्शन भी ज़्यादा होगा। जी तो आपका लोड सैंक्शन ज़्यादा है तो आप 5 किलोवाट का भी लगा लीजिए, 7 किलोवाट का, जैसा भी आपका रहे। जी तो आप जितना आपका यूजेज है उसके हिसाब से आपका लोड सैंक्शन होगा और उस हिसाब से आप सोलर रूफटॉप लगाइए। एक अच्छी गुणवत्ता के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं मिश्रा जी? क्या एमएससीबी की तरफ से कोई ऐसा आपने अप्रूव करके रखा है किसी कंपनी को कि वहाँ से वो लगा सकते हैं, या फिर उपभोक्ता की ये चॉइस है वो कहीं से भी लगाए, या यानी इसका पूरा प्रोसीजर क्या है? सर इसमें कैसा है, ये ऑनलाइन में पीएम सूर्यघर के साइट पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है जी। और इसमें जो भी रजिस्टर्ड वेंडर्स है महाराष्ट्र की जी आपको पूरी लिस्ट साइट पे मिलेगी जी। और लेकिन इसमें वेंडर्स को भी जो है 5 साल की गारंटी देनी पड़ती है। जी। 5 मतलब अगर उनके फॉल्ट के कारण है तो उनको मेंटेनेंस भी पूरा करके देना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंडली इसमें जो है एक कंपलसरी है कि जो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का मतलब DCR बोला जाता है उसको, मेड इन इंडिया बोल लीजिए आप सिंपल भाषा में, तो वैसे ही पैनल आपको लगाने हैं। ओके। तो उसके कारण कैसा होता है, और ये पैनल अब रजिस्टर होके क्लियर कंफर्मेशन सर्टिफिकेट रहेगा तो ही अप्रूव होता है, तो ही आपको सब्सिडी वगैरह मिलती है जी। और अगर किसी एजेंसी ने इसमें घपलेबाजी की तो उसको ब्लैक लिस्टिंग भी होती है जी। मिश्रा जी अब ये तो काफ़ी सारी अच्छी जानकारी आपकी तरफ से मिल रही है, तो जानकारी मिल रही है तो सवाल भी उठ रहे हैं जी। मिश्रा जी समझो मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, तो बिल्डिंग का उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं एक फ्लैट में रखता हूँ और मुझे अपने एक सिंगल फ्लैट में अगर ये सोलार सिस्टम लगाना है तो उसके लिए भी कोई प्रावधान है? देखिए फ़िलहाल तो कैसा है कि जो प्रोसेस है इसमें आपका खुद का टेरेस हो जी या खुद की जगह हो उस पर आप लगा सकते हैं। तो बिल्डिंग सिस्टम में वो सबसे बड़ा इश्यू है आज भी जी। लेकिन इसमें क्योंकि अगर आप बिल्डिंग के सोसाइटी के मेंबर्स हैं जी, सोसाइटी चार्जेस तो आप ही भर रहे हैं सर जी। आप लोग मिलके ही सब भरेंगे जो भी सोसाइटी के मेंबर्स रहेंगे। तो इसमें आप एक कॉमन रूफटॉप पे लगा के सोसाइटी का जो कॉमन मीटर है जी उस पे लगा सकते हैं। मिश्रा जी दिक्कत कहाँ पे आती है कि समझो जब सोसाइटी बनती है कोई रजिस्टर्ड होती है तो वो लोग हम लोग कॉमन पैसेज वगैरह में तो लगा देते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर समझो नीरज को अपने घर पर अपने फ्लैट पर सोलार का जो है वो फ़ायदा लेना है तो ले सकता है क्या वो? सर आपके फ्लैट के ऊपर अगर टेरेस है वो आपका टेरेस हो, नहीं टेरेस तो बिल्डिंग की और खिड़की पे तो लगाना मेरे हिसाब से फायदेमंद नहीं होगा। एनओसी रहेंगे तो आप दे एनओसी वगैरह अगर बिल्डिंग की कोई हम लोए लेता है तो, लेकिन फिर जो टेरेस है वो तो कॉमन है तो वहाँ पे दिक्कतें आने की समझो चांसेस है। तो इसीलिए जो बिल्डिंग्स का है उसमें हम यही प्रोत्साहन देते हैं कि जो आपका कॉमन मीटर है जी उसका लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा था। जैसे आप खुद बोल रहे हैं कि नीरज का, तो मैं मेरा खुद का बताता हूँ। जहाँ मेरा घर है एरोली में, तो हमने 140 किलोवाट का सोलर रूफटॉप कॉमन उसके लिए लगवा के लिया है जी। जो हमारा बिल करीब 2.5-3 लाख आता था, अभी वो करीब 20-25 हज़ार रुपये आ रहे हैं। इतना फर्क, इतना गैप रहता है सर? जी सर। ठीक है, हरदन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी आपकी तरफ से उपभोक्ताओं को मिली है। आगे भी उम्मीद करेंगी ऐसे ही जो आपसे जानकारी है वो लोगों से साझा कर पाएँ। हरदन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद सर। धन्यवाद नीरज जी।